डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें मैं आप सभी को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन होता क्या है। देखो, किडनी का हमने पहले स्टडी कर लिया हुआ है कि किडनी जो होता है वो इंटरनली देखा जाए तो बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। तो ये एक नेफ्रॉन का डेफिनेशन हो जाएगा कि किडनी इज मेड अप ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है। दूसरा हम नेफ्रॉन का डेफिनेशन बता सकते हैं, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। यानी नेफ्रॉन जो है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन होता है। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ध्यान ये रखना हमेशा कि प्रत्येक जो किडनी होता है वो लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। अब चलिए इसी नेफ्रॉन का हम लोग स्ट्रक्चर का पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद से उन सभी चीजों को जिसका कि मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा, उन सभी को मैं जो है आप लोगों को डायग्राम में समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। तो देखो, प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसमें जो है आपका एक कप शेप्ड कैविटी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और ये जो कप शेप्ड जो कैविटी होता है बोमेन कैप्सूल ना, ये नेफ्रॉन के अपर एंड पर होता है। ऊपर का जो छोर होता है वहां पर ये कप शेप्ड कैविटी होता है, इसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो बोमेन कैप्सूल है इसका जो लोअर एंड होता है वहां से एक ट्यूब निकलता है, उसी को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल होता है ये आपका जो है बोमेन कैप्सूल से उसके एक एंड पर जुड़ा होता है, जबकि दूसरा जो उसका एंड होता है ट्यूब्यूल का वो जो है आपका यूरिन कोलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी से जुड़ा रहता है। यानी किडनी का जो यूरिन कोलेक्टिंग डक्ट है दूसरे तरफ में ट्यूब्यूल जुड़ा रहता है। और अपने पहले इंड की तरफ में बात करेंगे तो वो जो आपका बोमेन कैप्सूल से जुड़ा होता है। ठीक है। अब चलो इन सबको मैं आपको डायग्राम में दिखा दूं और उसके बाद से जो है फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। देखो, मैंने कहा था कि किडनी का जो एक सेकेंड वेट करो। हाँ, मैंने आपको कहा था कि किडनी जो होता है उसका जो, सॉरी किडनी बोल रहा हूँ, नेफ्रॉन जो है इसका जो अपर पार्ट होता है, अपर इंड होता है, वहां पर जो है एक कैविटी होता है जो कि आपका कप शेप्ड होता है। तो ये आपका जो है कप शेप्ड एक कैविटी हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो नाम लिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल। ठीक है। अब ये जो बोमेन कैप्सूल है इसका जो नीचे का हिस्सा है वहां से जो है एक ट्यूब निकलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये एक ट्यूब निकला हुआ है बोमेन कैप्सूल के निचले वाले हिस्से से। तो इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल है इसका देखेंगे तो एक तरफ में जो है ये आपका किससे कनेक्टेड है, एक तरफ में जो ये आपका कनेक्टेड है बोमेन कैप्सूल से। जबकि वही अगर हम लोग बात करते हैं इसका दूसरा इंड, तो दूसरा इंड जो है ये ट्यूब्यूल का, ये जो है आपका कनेक्टेड होता है किडनी का जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। यानी कि आपको जो है मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, तो इससे आपका जो है दूसरे तरफ में ट्यूब्यूल कनेक्टेड है। तो एक तरफ में यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड है ट्यूब्यूल और दूसरे तरफ में जो है ये आपका बोमेन कैप्सूल से कनेक्टेड है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कुछ और भी स्टडी करते हैं और उसके बाद से उसको मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ। ओके, तो देखो बोमेन कैप्सूल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। यानी कि ब्लड कैपिलरीज का जो है एक बड़ा सा गुच्छा जाल होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलस है इसका एक एंड जो है वो आपका रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है, जो कि जिसमें ऐसा डर्टी ब्लड जिसमें कि यूरिया होता है उसको ये लेकर के नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के अंदर में आती है। और दूसरा जो इंड होता है ग्लोमेरुलस का वो जो है आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर में वो बोमेन कैप्सूल को एग्जिस्ट करता है, मतलब उससे जो है बाहर निकलता है और वो जो है आपका ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में बाहर निकलता है। और ध्यान ये रखना है कि वो बाहर निकलने के बाद से जो है जो ट्यूब्यूल होता है नेफ्रॉन का उसके चारों तरफ में सराउंड करता है, यानी उसके चारों तरफ में जो है वो घिरा हुआ रहता है। और फाइनली क्या होता है कि ये जो निकला हुआ था दूसरा वाला पार्ट, मतलब ग्लोमेरुलस का जो दूसरा एंड था जो कि मैंने अभी बताया था कि ट्यूब्यूल को चारों से सराउंड करता है, ये क्या करता है कि फाइनली जाकर के रीनल वैन में ज्वाइन करता है। और फिर जो है यूरिया फ्री ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कि यूरिया नहीं होता है, उसको जो है वो वापस लेके आता है और फिर सप्लाई करता है वेन को, और वहां से होते हुए वेना केवा से होते हुए हार्ट तक पहुंचता है। चलिए इसको मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा था, मैंने आपको अभी यही कहा था कि
ये जो बोमेन कैप्सूल है, ओके, बोमेन कैप्सूल मैं आपको ब्लू कलर से बैगनी से दिखा दे रहा हूँ, ये आपका जो है बोमेन कैप्सूल हो गया, ओके। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर में क्या होता है कि न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज होता है। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज है। अब इसका दो ठो एंड होता है, ठीक है। एक एंड जो होता है वो आपका कनेक्टेड होता है किससे, रीनल आर्टरी से। देख सकते हो यहाँ पर रीनल आर्टरी से आपका जो है कनेक्टेड हो गया है। एक आपका जो है ब्लड सॉरी ग्लोमेरुलस था या फिर ब्लड कैपिलरीज थे, ठीक है, तो उनका एक हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एफिरेंट आर्ट्रियोल। यानी कि एफिरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आपका एक ऐसा आर्ट्रियोल होगा जो क्रीनल आर्टरी से ब्लड को, डर्टी ब्लड को, जिसमें कि यूरिया होता है, उसको लेकर के आता है ग्लोमेरुलस के अंदर में, या फिर कह सकते बोमन कैप्सूल के अंदर में, ये जो है। और दूसरा जो इंड है वो आपका जो है इफरेंट आर्ट्रियोल है। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है एफरेंट आर्ट्रियोल से पतला होता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर आपका जो है प्रेशर बढ़ जाता है। ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो, ये जो है आपका एक मोटा सा नली आया, ठीक है, ब्लड को लेकर के, और यहाँ से जो है आपका पतला नली लेके जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका चौड़ाई घट रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका तेजी से ब्लड जाएगा वो यहाँ से पतले वाली नली में, और क्या होगा कि यहाँ से कोशिश करेगा कि यहाँ से बाहर भी निकले कुछ चीजें, ठीक है। तो होता यही है कि यहाँ पर क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल मोटा और इफरेंट आर्ट्रियोल पतला होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो इसमें फिल्टर होने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स यानी ग्लूकोज हो गया, या फिर जो आपका मिनरल्स हैं, तो ये सब आपके जो है छन करके और फिर जो है आपके ट्यूब्यूल के अंदर में चले जाते हैं, और ब्लड जो है आपका इफरेंट आर्ट्रियोल होते हुए आगे जाता है। और मैंने आपको आगे क्या बताया था कि इफरेंट जो आर्ट्रियोल होता है, ये आपका सराउंड करता है ट्यूब्यूल को, जो कि नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है। यानी कि नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है, उसके चारों तरफ में जो ये लिपटा हुआ रहता है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा जो है ये जो एफिरेंट आर्ट्रियोल है, ये चारों तरफ से जो आपका ट्यूब्यूल को घेरा हुआ है, और घेरने के बाद से ये अंत में क्या होता है कि ये जो है आपका जा करके रीनल वेन में जाके मिल जाता है, और वहां से जो है वो हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब कुछ और भी चीजें आप लोगों को समझा देता हूँ इस डायग्राम के अंदर में। ये जो आपका ट्यूब्यूल था, इसके जो है मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक जो आपका पहला पार्ट जो कि आपका देख सकते हो यहाँ पे क्वाइल्ड है, मतलब मुड़ा हुआ जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी इसको बोलते हैं। पीसीटी क्यों बोल रहे हैं, तो पी फॉर प्रॉक्सिमल, और सी फॉर कन्वोल्यूटेड, और टी फॉर ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो आपका बोमेन कैप्सूल से नजदीक का पार्ट है, प्रॉक्सिमल का मतलब नजदीक का हो गया, कन्वोल्यूटेड का मतलब मुड़ा हुआ हो गया, और ट्यूब्यूल तो समझते ही हो, ठीक है। तो एक वाला ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा होता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डी फॉर डिस्टल और कन्वोल्यूटेड और ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये जो आपका दूर का ऐसा भाग है ट्यूब्यूल का, जो कि आपका जो है कन्वोल्यूटेड है, यानी कि जो आपका मुड़ा हुआ देखा है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीसीटी। अब इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है ना, वो है आपका हेनलेज का लूप, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आपको जो हेनले का लूप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेनले का लूप। इसका भी तीन पार्ट होता है, एक जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, आपका जो असेंडिंग लिम्ब हो गया, और एक जो आपका ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है जब ये असेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एक थिन असेंडिंग लिम्ब है, और एक आपका जो है थिक असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और अंत में जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्यूब्यूल जो है जाकर के अंत में यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे खुलता है। तो ये आपका जो नली है, ये आपका है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये जो आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, यानी कि जो किडनी होता है, उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट से लेकर के मेडुला वाले पार्ट तक ये फैला हुआ रहता है। और अंत में जो है पेल्विस से होते हुए ये जो आपका यूरेटर, मतलब कि ये जो है आपका अंत में क्या होता है कि ये पेल्विस वाले पार्ट में जा करके मिलता है, और वहां से जो आपका यूरेटर खुलता है, और यूरेटर जो है ब्लड सॉरी यूरिन को लेकर के पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा नेफ्रॉन जो है कैसा होता है। एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं छोड़ दिया था, ध्यान रखना कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों ही आपस में मिल करके और फिर कहलाता है रीनल कैप्सूल, या फिर उसको मेल्पिगियन कैप्सूल भी कहते हैं। तो ये मेल्पिगियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल क्या होता है, तो ध्यान रखना कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर कहलाता है रीनल कैप्सूल या फिर मेल्पिगियंस कैप्सूल। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से मैं समझा पाया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी को समझाऊंगा कि कैसे यूरिन बनता है।